हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकेश तिवारी। लेट्स बिगिन नाउ द लेक्चर नंबर 7 ऑफ सेट थ्योरी। और इससे पहले हम लोग 6 लेक्चर कंक्लूड कर चुके हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे बच्चों, प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे सेट थ्योरी के कंसेप्ट पे, और होप आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे और उनके बेस पे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप घर में बैठ के सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें हम जेई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। राइट, जेई फ्लेवर्ड क्वेश्चंस को आज हम लोग देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था लास्ट लेक्चर में कि बहुत सारा आपको अपना दिमाग खर्च करना पड़ेगा, बहुत सारा दिमाग यूज करना पड़ेगा। सो बी रेडी फॉर दैट। सो लेट्स बिगिन नाउ। सो दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन हियर। सी द क्वेश्चन एंड रीड इट केयरफुली। वेन डायग्राम की प्रॉब्लम है ये, राइट, और इस पे हमने 10 क्वेश्चंस यहाँ पे फ्रेम किए हुए हैं। तो यू कैन से दैट इट इज ए कंप्लीट क्वेश्चन ऑफ द वेन डायग्राम। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, बट काफी अच्छा क्वेश्चन ये है, राइट, वेन डायग्राम की एप्लीकेशन पर बेस्ड है। तो देखिए कितना आसानी से होने वाला ये क्वेश्चन है, और अगर उसको वैसे सोचो तो बहुत डिफिकल्ट होगा। सो दिस इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम इन द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, जो मैंने पहले भी आपको बताया था। तो सी एंड रीड द क्वेश्चन। क्या लिखा है इस क्वेश्चन बच्चों कि इन ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ओके, सो देयर इज ए ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लर्निंग फ्रेंच, जिसको मैंने सेट एफ से इंडिकेट किया हुआ है, राइट, ये हमने शॉर्ट में डाटा लिखे हुए हैं। फ्रेंच के सेट को हम एफ से डिनोट कर रहे हैं कि जो बच्चे फ्रेंच सीख रहे हैं उस सेट को मैंने एफ कंसीडर किया है। इन द सेम में इंग्लिश को ई से हमने डिनोट किया है, और जो स्टूडेंट्स संस्कृत लर्न कर रहे हैं उनको हमने एस से डिनोट किया है। दे आर गिवन एज फॉलोज। तो उनके जो कार्डिनल नंबर हैं वो हमें इस तरह से दिए जा रहे हैं, लाइक एन ऑफ एफ इक्वल टू 17 मीन्स द स्टूडेंट्स हु आर लर्निंग द फ्रेंच दे आर 17 स्टूडेंट्स आर लर्निंग फ्रेंच, अंडरस्टैंड। इन द सेम वे एन इक्वल टू 13, एन एस इक्वल टू 15। इंग्लिश सीखने वाले बच्चे 13 हैं, राइट, संस्कृत सीखने वाले स्टूडेंट हमारे 15 हैं। फिर कॉमन एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई मीन्स ऐसे स्टूडेंट जो फ्रेंच और इंग्लिश दोनों सीख रहे हैं, दे आर 9। कार्डिनल नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एस, इंग्लिश और संस्कृत दोनों सीखते हैं, दे आर गिवन एज 4। फ्रेंच एंड संस्कृत दोनों सीखने वाले स्टूडेंट्स जो है वो 5 है, और जो तीनों लैंग्वेज लर्न कर रहे हैं, तीनों लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, वो स्टूडेंट यहाँ पे 3 है। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे डिपिक्ट की गई है, राइट। You have to find the number of students who are learning either these of the 10 questions. Read them. कि उन स्टूडेंट्स की नंबर हमें बतानी है जो केवल फ्रेंच सीख रहे हैं। यू अंडरस्टैंड, ओनली फ्रेंच और फ्रेंच में डिफरेंस है बच्चों। इसको कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर ये तो गिवन ही है। नहीं, ये टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो फ्रेंच सीख रहे हैं, बट हियर इट इज गिवन फ्रेंच ओनली। इन दोनों में डिफरेंस है ना, समझ गए होंगे। क्योंकि जो स्टूडेंट फ्रेंच सीख रहा है मे बी कि वो इंग्लिश भी सीखता हो या संस्कृत भी सीखता हो, जैसा कि यहाँ पे दिया भी गया है। तो ये क्वेश्चन डिफरेंट है। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ द स्टूडेंट लर्निंग फ्रेंच, बट दिस इज अ फ्रेंच ओनली। यानी कि वो स्टूडेंट जो केवल और केवल फ्रेंच ही सीख रहे हैं उनकी नंबर बतानी है। इन द सेम मैनर तीनों लैंग्वेज के आपको नंबर बताने हैं ओनली के टर्म में, इंग्लिश ओनली, संस्कृत ओनली। तो 3 क्वेश्चन इस तरह के हो जाते हैं, राइट। तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस जिसमें आपको ये बताना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो केवल फ्रेंच सीख रहे हैं। फ्रेंच सीखने वाले 17 है, बट मैंने कहा इसमें से कुछ कॉमन भी होते हैं। फ्रेंच के साथ साथ वो इंग्लिश भी सीखते हैं, संस्कृत भी सीखते हैं, लाइक दैट। देन इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, ई एंड एस बट नॉट एफ। कि ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश और संस्कृत सीखते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं सीखते हैं। इन द सेम मैनर 3 क्वेश्चन आपके इस तरह से ये हो जाते हैं, एफ एंड एस बट नॉट ई। फ्रेंच और संस्कृत सीखते हैं, इंग्लिश नहीं सीखते। एफ एंड डी बट नॉट एस। फ्रेंच और इंग्लिश सीखते हैं बट संस्कृत नहीं सीखते हैं। ओके, तो 3 क्वेश्चन इस तरह से हो जाते हैं। 7th क्वेश्चन है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज। ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एटलीस्ट कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीख रहे हैं। तो एटलीस्ट जहां पर भी आता है, यू अंडरस्टैंड, दिस इज नथिंग बट द यूनियन। तो इसका मतलब ये तीनों लैंग्वेजेस का यूनियन पूछ रहा है आपसे। ओके, बाकी हम अभी सॉल्यूशन में देखेंगे। नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, यानी कुछ स्टूडेंट उस ग्रुप में ऐसे भी होंगे, टोटल स्टूडेंट यहाँ पे 50 हैं ग्रुप में,
तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट जरूर रहे होंगे जो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, तो उनकी नंबर बतानी है आपको। देन द 9th वन, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। ओके, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो एग्जैक्टली एक लैंग्वेज सीखते हैं, यानी कि केवल इंग्लिश, केवल आपका संस्कृत या केवल फ्रेंच, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज सीखने वाले टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? एग्जैक्टली टू लैंग्वेज, ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं, उनकी टोटल नंबर जो एग्जैक्टली टू सब्जेक्ट या टू लैंग्वेज आपके लर्न कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस, राइट। अब देखते हैं कैसे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, राइट। तो बच्चे देख के ही पहले डरेंगे, सर ये क्या आपने पूछ लिया, इतने सारे क्वेश्चंस आपने पूछ डाले, राइट। बट अभी आप जादू देखने वाले, अभी आप मैजिक देखने वाले हैं कि वेन डायग्राम से ये कितने आसानी से ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाएंगे, राइट। सो लेट्स बिगिन नाउ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, राइट। दीज आर द थ्री सेट्स, English, French and Sanskrit. So you will see the real application of the Venn diagram concept. कितने आसानी से ये आपके सॉल्व हो जाते हैं, समझिए यहाँ पे कि इतने सारे क्वेश्चंस एक साथ पूछ लिए तो कोई भी परेशान हो सकता है, बट देखिए एक एक करके ये सारे आंसर समय ये वेन डायग्राम देने वाला है बच्चों। वेरी इंटरेस्टिंग इट इज। तो जब आप वेन डायग्राम बनाते हैं तो यू सी द नंबर ऑफ रीजन्स आर देयर, बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे रीजन्स हो जाते हैं। व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, वी असाइन एन अल्फाबेट फॉर ईच रीजन। ओके, हर रीजन को हम एक अल्फाबेट असाइन कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। ओके, जितने रीजन्स हैं हमने उतने अल्फाबेट यहाँ पे सिंबॉलिक फॉर्म में इसको असाइन कर दिए कि इस रीजन का नंबर ए है, इस रीजन का नंबर बी है, इस रीजन का नंबर सी है, यहाँ डी है, ई है, जी है, एफ है, राइट। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। सो इस तरह टोटल 7 रीजन्स यहाँ पे बन रहे हैं, और ये सारे रीजन्स पर्टिकुलरली किसी न किसी क्वेश्चन को इंडिकेट कर रहे हैं। कैसे, समझिए। तो जब भी ऐसे वेन डायग्राम के क्वेश्चन होते हैं, यू ऑलवेज स्टार्ट विद द इनर मोस्ट पार्ट, दिस इज सी हियर, राइट। सबसे पहले इनर मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं बच्चों कि ये जो पार्ट है सी, व्हाट इज दैट, दिस इज द कॉमन ऑफ ऑल थ्री। और जो हमें क्वेश्चन में यहाँ पे गिवन है, देखिए यहाँ पे दिस नंबर इज गिवन हियर 3, इट मींस नथिंग बट सी इक्वल टू 3। तो ये जो नंबर है यहाँ पे वो 3 है, यानी कि ये 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों लैंग्वेज यहाँ पे लर्न कर रहे हैं, राइट। इसके बाद व्हाट इज, अब देखिए यहाँ पे इक्वेशंस बनाना स्टार्ट करते हैं कि एप्लीकेशन क्या, समझिए कि सारे डाटा आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, आपको बस लिखना है और सॉल्व करना है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज बी प्लस सी, अगर बी प्लस सी की बात करें तो वो क्या है, बी प्लस सी नथिंग बट द इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ, यानी कि बी प्लस सी नंबर जो है आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एफ, और ई एंड एफ का जो इंटरसेक्शन है वो 9 है। ये लिखा ई एंड एफ का इंटरसेक्शन 9 है, यानी कि वो 9 स्टूडेंट्स हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इट मींस यहाँ पे सबसे पहले लिख दीजिए इट इंप्लाइज सी इक्वल टू 3, सी यहाँ पे 3 है। देन नेक्स्ट बी प्लस सी यहाँ पे बच्चों 9 है एज पर द गिवन इन्फॉर्मेशन, अंडरस्टैंड। तो बी प्लस सी 9 हो गया। सिमिलरली आगे बढ़े तो जब इसमें बी प्लस सी 9 है और सी आपका 3 है, तो यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ बी डायरेक्टली। सो बी इज हियर 9 माइनस 3 इट मींस 6। तो देखो बी की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई। अभी देखते जाइए, फिर देखिए सारे आंसर्स आपको मिल रहे हैं। नेक्स्ट वन, इन दोनों सेट्स में जब देखते हैं तो उनका जो कॉमन पार्ट इंटरसेक्शन वो है सी प्लस ई नंबर। ओके, सी प्लस ई, यानी कि फ्रेंच और संस्कृत के कॉमन इंटरसेक्शन जो कि लिखा है फ्रेंच एंड संस्कृत। कहां पे लिखा है बच्चों, ये लिखा हुआ है 5। फ्रेंच एंड संस्कृत का इंटरसेक्शन यानी कि सी प्लस ई इज 5 हियर, सी प्लस ई इज 5, जिसमें सी की वैल्यू 3 है, तो मुझे यहां से डायरेक्टली ई की वैल्यू मिल पा रही है इक्वल टू 2। इज इट राइट? यस। नेक्स्ट, अब आइए ई और एस पे, यानी कि ऐसे स्टूडेंट जो दोनों में कॉमन है, तो वो है एफ प्लस सी।
ये नंबर दोनों की इंटरसेक्शन नंबर है, राइट, कॉमन नंबर है f प्लस सी, यानी कि यू कैन राइट c प्लस एफ। c प्लस एफ यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, यानी कि e और s ये लिखा 4, ये है वो नंबर, तो दिस इज गिवन हियर 4। इसमें c आपका 3 है तो यहाँ से f आपको मिल गया 1, राइट। तो b यहाँ पे हमें e, f, b और c ये मिल गए हमको, b, c, e, f ये हमें कॉमन पार्ट वाले सारे एलिमेंट हमको मिल चुके हैं, राइट। अब हमारे पास अभी a नहीं आया, d नहीं आया और g नहीं आया। a को कैसे फाइंड करेंगे? a को हम कैसे फाइंड करेंगे? ये टोटल नंबर जो है वो किस सेट की है? इंग्लिश सीखने वाले स्टूडेंट्स की है, अंडरस्टैंड। तो हियर यू कैन राइट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ई जो गिवन है, देखिए इंफॉर्मेशन में, यानी कि इंग्लिश सीखने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं? दे आर 13। तो वो जो 13 नंबर है वो कैसे यहाँ पे बने? इस रीजन को टोटल ऐड करना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस एफ। दिस इंप्लाइज, जो कि 13 है, तो यहाँ से a प्लस बी प्लस सी प्लस एफ इक्वल टू 13 है। और इसमें बच्चों बी सी एफ की वैल्यू हम ले चुके हैं, निकाल चुके हैं। b यानी कि 6, c मतलब 3 और f का मतलब, तो 6 प्लस 3 9, f 1 है 10। तो यहाँ से आपको a इक्वल टू 3 मिल जाएगा। बोलो मिलेगा बच्चों? कैसे? b हमें मालूम है 6 है, c हमको पता है 3 है और f हमको पता है 1 है। तो 6 प्लस 3 प्लस 1 यानी कि 10, 10 वहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ तो a की वैल्यू 3 आ गई। तो देखिए हमको ये वैल्यू भी पता चल गई, ये 3। b हमको पता चल गया 6 है, c मालूम है 3, e हमको मालूम हो गया 2 है और f हमको पता है 1 है। ये हम ऑलरेडी पहले फाइंड कर सकते। इसी तरह से ऑल्सो, इसी तरह से हम बाकियों के नंबर्स भी, यानी कि d और आपका g भी फाइंड कर सकते हैं। देखिए कितने आसानी से नंबर्स आ गए। अब आते क्वेश्चंस पे, स्टार्ट। आइए वन बाय वन। फ्रेंच ओनली, तो फ्रेंच ओनली वाले जो स्टूडेंट हैं बच्चों, वो समझ पा रहे हो कि दिस इज द रीजन ऑफ फ्रेंच ओनली। ये जो रीजन है वो फ्रेंच ओनली रीजन कहा जाएगा, अंडरस्टैंड, जिसकी नंबर यहाँ पे मैंने डी इंडिकेट की है। यानी कि फ्रेंच ओनली अगर आपको निकालना, इसका मतलब है कि आपको डी निकालना है, राइट। वो कैसे आएगा? इस तरह से आएगा। कैसे? कि फ्रेंच सीखने वाले की टोटल जो नंबर है, देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, फ्रेंच सीखने वाले टोटल 17 है, टोटल 17 है, अंडरस्टैंड। तो वो यहां से नाउ आप कर सकते हैं कि सिंस कार्डिनल नंबर ऑफ f इक्वल टू 70, जो कि साफ साफ यहां पे दिख रहा है, कैसे होगा? दैट विल बी b प्लस c प्लस e प्लस d इक्वल टू 17 है, अंडरस्टैंड। तो वो चीज आप यहां पर भी लिख के कर सकते हैं इसी के क्वेश्चन के सामने। तो यहां से b पता है हमको 6 है, c मालूम है 3 है और e हमको पता है यहाँ पे 2 है, प्लस d इक्वल टू 17। सो d इक्वल टू व्हाट? 17 माइनस हाउ मच? 6, 3, 9 to 11। तो इस तरह से 6, तो d की वैल्यू 6 आ गई। यानी कि ओनली फ्रेंच सीखने वाले ये स्टूडेंट जो है हमारे वो 6 हो जाएंगे। क्लियर हुआ आपको बच्चों? इन द सेम मैनर आप इंग्लिश ओनली यानी कि ए की वैल्यू जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं वो हम यहाँ बता चुके हैं, ये 3 है। इसी तरह से संस्कृत ओनली, अब आते संस्कृत पे, राइट। संस्कृत नाउ एन ऑफ एस कितने बच्चे? 15 है। टोटल संस्कृत सीखने वाले 15 है। कैसे डिवाइड हुआ ये रीजन? इट इज ई प्लस सी प्लस एफ, ई प्लस सी प्लस एफ प्लस जी इक्वल टू 15 है। ई मालूम है हमको 2 है, सी पता है अपने को 3 है, एफ पता 1 है, प्लस जी अपने को नहीं मालूम 15। तो 2 प्लस 3 5 और 6, तो जी इक्वल टू 15 माइनस 6 यानी कि 9, राइट। तो ओनली संस्कृत सीखने वाले बच्चे यहाँ पे कितने आ रहे? 9 आ रहे। तो देखिए 3 आंसर्स आपको मिल गए, अंडरस्टैंड, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ई एंड एस बट नॉट एफ, इसका क्या मतलब हुआ? ई एंड एस यानी इंग्लिश और संस्कृत सीखते हो बट फ्रेंच ना सीखते हो। ई एंड एस बट नॉट, यानी कि ई और एस के कॉमन, जिसमें एफ ना आता, तो ई और एस के कॉमन बच्चों यहाँ पे जो दिख रहे हैं वो सी प्लस एफ है। सी प्लस एफ इज द रीजन विच इज इंटरसेक्शन ऑफ ई एंड एस, बट इसमें जो सी वाला पार्ट है, सी वाला रीजन है, वो फ्रेंच सीखने वाले हैं। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो केवल एफ है,
ई एंड एस बट नॉट एफ का मतलब यहाँ पे केवल एफ नंबर पूछी जा रही जो कि 1 है, तो देखिए इसका आंसर 1 होगा। आया समझ में? हम क्या कहा, फिर दोबारा रिपीट करता हूं, ई एंड एस बट नॉट एफ, इंग्लिश और संस्कृत, लेकिन उसमें फ्रेंच वाले नहीं होने चाहिए। तो वैसे देखें तो इंग्लिश और संस्कृत वाले हैं एफ प्लस सी, लेकिन इसमें सी नहीं ले सकते क्योंकि सी इनर मोस्ट पार्ट है, तीनों का कॉमन है, यानी कि इसमें फ्रेंच सीखने वाले भी इंक्लूड हैं। बट उसने कहा है कि इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट एफ, इसमें फ्रेंच वाले बच्चे नहीं आने चाहिए। तो वो केवल पार्ट जो रीजन बन रहा है वो एफ, और एफ की वैल्यू में यहाँ पे निकाल चुके 1 है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। इन द सेम वे, इसी तरह से एफ एंड एस बट नॉट ई, एफ एंड एस बट नॉट, एफ मतलब फ्रेंच, फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश। तो फ्रेंच और संस्कृत के स्टूडेंट बच्चे हो रहे हैं सी प्लस ई, बट उसमें कंडीशन है कि नॉट ई, तो इसका मतलब ये सी पार्ट नहीं है, केवल ई, तो इसका मतलब केवल ई हमें बताना है नंबर। तो इसका मतलब है कि फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट ई, फ्रेंच और संस्कृत सीखते हो बट इंग्लिश ना सीखते हो, दिस नंबर विल बी ओनली ई, और ई की वैल्यू यहाँ पे 2 है। आई होप इट इज क्लियर। इन द सेम वे एफ एंड ई बट नॉट एस, एफ एंड ई, एफ एंड ई जिसकी नंबर बच्चों यहाँ पे बी प्लस सी है, तो उसमें सी नहीं आएगा, केवल बी, तो दिस नंबर इज ओनली बी, जिसकी वैल्यू हमारे पास 6 है। आई होप इट इज क्लियर। देखो कितने आसानी से, बड़े मजेदार तरीके से ये आंसर हमें मिल रहे हैं। तो ये है आपका एक्चुअल रियल एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, कि वेन डायग्राम हमारी इन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को कितनी आसानी से सॉल्व कर रहा है। नेक्स्ट वन, आइए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एटलीस्ट वन ऑफ द 3 लैंग्वेज, जो मैंने बताया कि ये यूनियन होता है, एन ऑफ ई, यूनियन एफ, यूनियन एस, तीनों का यूनियन। तो वो यूनियन क्या होता है पता है आपको, टोटल रीजन ऑफ ई, एफ एंड एस। इसका मतलब ये सारी नंबर ऐड कर दो, इट मीन्स इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये सारी नंबर ऐड कर दो, तो ये नंबर ऐड होके आपकी 30 आ जाएगी। अंडरस्टैंड? ये सारे ऐड कर दो रीजन, तो वो हो गया यूनियन, यानी कि वो सारे बच्चे आ गए इसके अंदर जो पूछे गए यहाँ पे। तो सबकी वैल्यू यहाँ पे डाल दो, ए बी सी डी सब, और सारी वैल्यूज हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई, ए डी जी एफ जी सब आ चुका हमारे पास। ये क्लियर, समझ आ गया? तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो इससे हमको पता चल जाएगा। इन द सेम वे नन ऑफ द 3 लैंग्वेज, अब ऐसे बच्चे कितने जो 3 में से कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखते, टोटल बच्चे हमारे कितने यहाँ पे 50, जिसमें से यूनियन कितना आ गया 30। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, तो 50 माइनस 30, सारे जो बच्चे हैं लैंग्वेज सीखने वाले वो निकल चुके हैं, 30 हैं यहाँ पे। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे, ऐसे कितने कैंडिडेट्स होंगे जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं, इट विल बी नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज व्हाट 50 माइनस 30, यानी कि 20 बच्चे ऐसे भी हैं ग्रुप में जो कोई भी लैंग्वेज नहीं सीख रहे हैं। कितनी आसानी से पता कर लिया। नेक्स्ट वन, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज कौन है वो, ए डी और जी, राइट, ए डी और जी, ये है एग्जैक्टली वन लैंग्वेज वाले बच्चे, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज। और ये हम यहां पे निकाल चुके हैं, संस्कृत ओनली, यानी कि ये वैल्यू जी की थी, दिस इज जी। 6 फ्रेंच ओनली, दिस इज डी, और 3 दिस इज ए डी जी, ये सब सारी वैल्यूज आ चुकी। तो एग्जैक्टली वन लैंग्वेज का मतलब यहाँ पे है बच्चों ए प्लस डी प्लस जी, और ये तीनों वैल्यूज हमारे पास हैं ऊपर, राइट, इनको ऐड कर देंगे। नेक्स्ट, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज, एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज कौन है वो नंबर है बी, ई और जी, सॉरी एफ, जी नहीं है, बी, ई और एफ, ये 3 रीजन ऐसे जो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज वाली है। इसमें आप कहोगे सी क्यों नहीं, क्योंकि सी वो है जो तीनों लैंग्वेज सीखने वाला है। तो एग्जैक्टली 2 लैंग्वेज वाला रीजन जो है बच्चों वो है बी, ई और एफ, तो इसका आंसर होगा बी प्लस ई प्लस एफ, राइट, इनको ऐड कर लेंगे। सो दिस वे वी हैव कंक्लूडेड दिस क्वेश्चन। देखिए आप रियलाइज कीजिए कि अगर सोचते आप मैनुअली तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन हो जाता, बट वेन डायग्राम की हेल्प से कितना आसान हो गया। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए, समझ लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग होता है वेन डायग्राम के थ्रू क्वेश्चंस करना, राइट। यस, तो दिस वाज द एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। नोट कर लिया आई होप, लिख लीजिए फटाफट, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करता हूं।
तो इस तरह के क्वेश्चंस हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किए सो दैट कि ये तो चलो ठीक है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, ऐसा कोई क्वेश्चन हमें किसी एग्जाम में नहीं इतना बड़ा मिलता है, बट इसके थ्रू हमने सभी तरह की पॉसिबिलिटीज़ जो है इसमें रखने की कोशिश की है कि क्या क्या आपसे पूछ सकते हैं और कैसे कैसे पूछ सकते हैं, और हाउ यू विल सॉल्व इन द बाय द एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम। ओके, सो लेट्स प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए इसको रफ कर देते हैं बच्चों। तो आज हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो शुरुआत मैंने वेन डायग्राम से की है, आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट। द सेट A equal to x such that b power x equal to 1 where b is greater than 0 and x is a real number can never be there are the four options. Option A, infinite set. Option B, finite set. And option C is here, singleton set. And option D is here, null set. This one is the question. Given that कि this is set, जो कि सेट बिल्डअप फॉर्म में लिखा है, अच्छे से जानते हैं आप। दिस सेट कैन नेवर बी, ये सेट कभी नहीं हो सकता है क्या, इन चारों में से। क्या इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता है, फाइनाइट सेट नहीं हो सकता है, सिंगलटन या नल सेट कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो वो आपको चेक करके बताना। तो देखिए कैसे करोगे बच्चे। क्या है आपका सेट? सेट है, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, दिस इज द सेट ऑफ एलिमेंट एक्स एंड वेयर इज एक्स, हाउ एक्स इज रिलेटेड हियर, बी पावर एक्स इक्वल टू 1। ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है कि b पावर x इज 1। अब आपको यहां समझना कि x क्या क्या आप ले सकते हो, यानी कि ये सेट में क्या एलिमेंट होंगे। क्योंकि जब भी हमें सेट बिल्डर में है सेट मिलता है तो नेचुरली हमें उसको रोस्टर फॉर्म में समझना पड़ता है, चाहे आप लिखें या ना लिखें वो अलग बात है, बट समझना पड़ता है, तभी हम उसके एलिमेंट जान पाते हैं और फिर हम उसमें कंक्लूड कर पाते हैं कि क्या पूछा गया, उसका आंसर क्या मिलेगा। वेयर b इज ग्रेटर देन 0 है और x आपका कोई भी रियल नंबर। ओके, ये सेट गिवन है। सोचो इसके बारे में कि ये सेट क्या नहीं हो सकता है। जैसे एक एक ऑप्शन के थ्रू, इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता। अगर मान लो ये सही आंसर, इनफाइनाइट सेट नहीं हो सकता, राइट। यानी कि जब ये सेट लिखे तो ऐसा नहीं हो सकता कि इसके एलिमेंट इनफाइनाइट हो, या फाइनाइट सेट नहीं हो सकता है, सिंगल या एक एलिमेंट का सेट नहीं हो सकता, या नल सेट नहीं हो सकता। चेक इट। कैसे इस प्रॉपर्टी को समझोगे बच्चों? b पावर x इक्वल टू 1, b पावर x इक्वल टू 1। सोचो कब होता है, x पे दिमाग लगाइए और सोचिए कि यहाँ से x आपको क्या क्या मिल सकता है, कि क्या क्या x हो सकता है, सो दैट b पावर x, और b यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है। कोई भी बेस हो जो कि पॉजिटिव बेस है, लिखा हुआ क्वेश्चन में पॉजिटिव बेस है, उसकी पावर x क्या रखी जाए कि वैल्यू आपकी 1 आ जाए। अंडरस्टैंड, एक तो वैल्यू 0 मिलनी है हमको, तो यानी कि एक वैल्यू तो कंफर्म है कि इस सेट में आएगी 0, तो इसका मतलब सीधा एक तो आंसर आपको दिख ही रहा होगा कि ये सेट कभी नल सेट तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 तो होगा ही होगा। बट बाकी तीन ऑप्शन अभी और भी। अगर b की वैल्यू हम यहाँ पे 1 ले लें और x की वैल्यू 1 ले लें, वैल्यूज हो गई आपकी 0 और 1, यानी कि दो एलिमेंट तो यही मिल गए कि x इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 1। 0 के केस में हमने क्या कहा कि कोई सा भी बेस हो सकता है, फॉर एनी b विच इज ग्रेटर देन, कोई भी बेस आप ले लो और x 0, यानी कि उसकी एक्सपोनेंट 0 होगी तो आंसर 1 आएगा। दूसरा, जब भी आप 1 लें, यानी बेस को 1 लें और x वो भी 1 ले लें, तो भी आपको आंसर 1 मिलेगा। देन ऑल्सो b
बी पावर एक्स इक्वल टू 1, राइट। तो ये दो वैल्यूज आ गई 0 और 1। आसान है। जब b की वैल्यू आप 1 ले रहे हैं, यहीं पे सोचिए, जब b की वैल्यू हमने 1 ले ली, 1 है दोनों में से, अब x की पावर आप चाहे कुछ भी लगा दो बेटा, इसमें कोई भी रियल नंबर लगा दो। इसीलिए हमने कहा था इन पे सोचना पड़ता है, ये कॉम्पिटिटिव लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। ओके, जेई फ्लेवर क्वेश्चन से सोचिए, जब बेस आपने 1 ले लिया तो वाई डू वी पर्टिकुलर एट 1, एक्स कुछ भी ले लो, यहीं पर आपको मैंने हिंट किया था। एक्स आप कुछ भी ले लीजिए, चाहे 1 लो, 2 लो, 3 लो, आप 0 लो, -1 लो, -2 लो, -3, कोई भी यहाँ पे रियल नंबर आप ले लीजिए। जब बेस आपने 1 रख दिया तो एक्सपोनेंट आप कोई भी रियल नंबर ले लीजिए, आपका आंसर तो हमेशा बेटा 1 ही आएगा। अंडरस्टैंड? यस और नो? तो x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर आप देखेंगे तो x बिलोंग्स टू कोई भी रियल नंबर अगर आप ले लेते हैं, b की वैल्यू जब 1 लें तो कोई भी रियल नंबर लेंगे तब भी आंसर आपको 1 ही मिलेगा। अंडरस्टैंड? तो कोई भी रियल नंबर x हो सकता है यहाँ पे। ओके, हो सकता कि नहीं? तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें बहुत सारे आपके जो है, एक एलिमेंट भी हो सकता है, फाइनाइट भी है, इनफाइनाइट, ये सारे ऑप्शंस इसके सही हो सकते हैं। बस ये नहीं हो सकता कि नल सेट नहीं आएगा कभी। देखा आपने क्या नल सेट कभी आएगा, यानी कि ऐसा एक्स की कोई वैल्यू आपको मिले ही ना जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती हो। हमने दिखा दिया इनफाइनाइट वैल्यूज मिल रही हैं, फाइनाइट वैल्यूज हैं, सिंगलटन है, एक वैल्यू भी है, दो वैल्यू भी है, 3 भी है, 10 भी है, 50 भी है, 1000 भी है। तो ये फाइनाइट भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकता है, सिंगलटन भी हो सकता है, बट नल सेट नहीं हो सकता। इन दैट मैनर यू अंडरस्टूड कि इसका आंसर जो जाएगा बच्चों वो डी जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। दिखाया मैंने कैसे, तो पर्टिकुलरली मैंने पर्टिकुलर केस लिए। ओके, जब कोई भी बेस आप लेते हैं पॉजिटिव और पावर 0 रखते हैं तब भी ये सेटिस्फाई हो रहा है। फिर मैंने यहाँ पे हिंट किया कि अगर आपका बेस अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ओके, और एक्सपोनेंट भी 1 ले लेता हूँ तब भी इसका आंसर 1 आएगा, तो एक वैल्यू 1 भी हो गई। उसी समय आपको सोचना था कि जब बेस 1 ले लिया तो फिर तो x की वैल्यू आप कुछ भी ले लें। बेस 1 है तो 1 की पावर 3 लगाओगे तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर -3 लगाओगे तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 10 लगाओगे तब भी 1 ही आएगा, 1 की पावर 0 लगाओगे तब भी 1 ही आएगा। तो यू कैन गेट द इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ x, देन ओनली यू कैन से द आंसर इज डी। आई होप इट इज क्लियर। इस तरह से समझना होगा। चलिए आगे बढ़ते। So we move on the next question here. Let U be the universal set okay, and given that A union B union C equal to U, कि जो तीनों का यूनियन है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, देन A माइनस बी यूनियन B माइनस सी यूनियन C माइनस ए का कॉम्प्लीमेंट इज, इस ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट होगा, 4 ऑप्शन है बच्चों, A यूनियन B यूनियन C, सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन बी, that is A union B intersection C, A intersection B intersection C, and the last option is here A intersection B union C। इस तरह से सी अगेन, या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इन्फॉर्मेशन समझिए, पहली इन्फॉर्मेशन इसमें ये है कि जो ये 3 सेट यहाँ पर हैं उनका यूनियन जो है वो यूनिवर्सल सेट के इक्वल है। ये इसकी चाबी है, ये इसका की है, समझ लेना। तो मुझे इस ऑपरेशन के बारे में बात करनी, इस ऑपरेशन का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, मैंने हमेशा कहा कि गो थ्रू द बैंड डायग्राम, तो तुरंत उसका बैंड डायग्राम बनाइए। देखिए, तो पहले मैं इसका बैंड डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा, राइट। तो पहले मैं अंदर वाले ऑपरेशन का कॉम्प्लीमेंट उसकी बात करूंगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर मैं A माइनस बी यूनियन B माइनस सी, राइट, इन सारे ऑपरेशंस का यूनियन अगर मैं लेता हूं, सेट ए ये है, सेट बी ये है और सेट सी आपका ये है, ए माइनस बी, ए माइनस ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये सेट सी, और ये आपका यूनियन है।
ए माइनस बी यहाँ पे अंडरस्टैंड हम समझ चुके ए माइनस बी जो हमें सेटिंग करनी होती है वो ये सेटिंग करनी होती है, दिस इज ए माइनस बी। ओके, बी माइनस सी जो होता है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हमें ये सेटिंग करनी होगी, राइट, सी को छोड़ के, बी और सी का जो इंटरसेक्शन है उसको छोड़ के। देखो ये बी माइनस सी होगा, समझ आ रहा कि जब बी माइनस सी करेंगे तो क्या है, बी और सी का जो इंटरसेक्शन पार्ट उसको छोड़। ऐसे ही सी माइनस ए करना है तो इसका इंटरसेक्शन पार्ट छोड़ के हम ये करेंगे, तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका सी माइनस ए होगा। आई होप क्लियर हो गया। तो ये तीन अलग अलग शेडिंग मैंने की, एक साथ की है, उसको आप सेग्रीगेट कर लेना। ये वाली पहली शेडिंग जो की थी वो ए माइनस बी थी यहाँ पे, ओके, ये ए माइनस बी थी। दूसरी जो मैंने ये शेडिंग की थी वो बी माइनस सी थी, और तीसरी जो मैंने ये शेडिंग की है वो एक्चुअली सी माइनस सी है, राइट। और तीनों को एक ही वेन डायग्राम में कर दिया, तो आप इसको देख लेना, क्लियर हो रही है। अब मैं अगर इन तीनों का यूनियन करता हूं तो यही शेडिंग होगी, तो ये जो फाइनली जो बना हुआ है एक्चुअली ये हमारा ए माइनस बी यूनियन बी माइनस सी यूनियन सी माइनस ए ही बना हुआ है। जो शेड किया हुआ रीजन है वो यही है। आई होप इट इज क्लियर, आ रहा समझ में, राइट। क्या छूटा हुआ इसमें, ये पार्ट छूटा हुआ, ये पार्ट अच्छे से जानते हैं हम कि ये होता है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये छूटा हुआ है। जब इन तीनों का यूनियन लिया तो यही शेडिंग आपकी हो जाएगी। तो यहां तक तो क्लियर होगा कि ये जो ऑपरेशन था उसका यूनियन जब हमने किया तो उसकी शेडिंग ये बन रही है, उसका वेन डायग्राम ये बन रहा है। बात करते हैं कि सर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, राइट। कॉम्प्लीमेंट आते, कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं कि अगर मैं इसके कॉम्प्लीमेंट की बात करूं, पहले तो ये बताओ कॉम्प्लीमेंट पे जाने से पहले कि ये जो रीजन हमने बनाया वो ये है, और ये रीजन एक्चुअली दिख क्या रहा आपको। जब तक आप उस पर नहीं जाएंगे तो आप इसको एवेल्युएट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये जो शेडिंग आपको दिख रही है एक्चुअली ये है क्या, दैट इज नथिंग बट द ए यूनियन बी यूनियन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी नहीं है क्या, बताइए मुझे। ये जो टोटल शेडिंग है यानी ये जो ऑपरेशन था दैट इज इक्वल टू दिस वन, करेक्ट और नॉट, बोल सकते हैं। यही बात बच्चों इसमें समझने की थी कि ये जो ऑपरेशन हमने किया है, जो इसी शेडिंग की है, जो ये वेन डायग्राम बनाया है, वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। हाउ कैन वी राइट इन द अदर वे, सो दिस इज द अदर वे टू राइट इट। तो ये शेडिंग नथिंग बट द यूनियन ऑफ ऑल थ्री माइनस द इंटरसेक्शन पार्ट ऑफ ऑल थ्री, तो ये है। अब इसका अगर मुझे कॉम्प्लीमेंट करना, और इसको और आगे बढ़ाते हैं, और ए यूनियन बी यूनियन सी हमें दे रखा है जो कि यूनिवर्सल सेट है। मजेदार बात इसके अंदर यही है, ये इसकी चाबी है। तो यानी कि आप इसको लिख पाओगे कि दिस इज नथिंग बट यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। इसका मतलब ये हुआ। अब अगर मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, लगा दीजिए कॉम्प्लीमेंट इस तरह से। अब अंदर आइए, अंदर u माइनस दिस, ये ऑलरेडी एक कॉम्प्लीमेंट हो गया, मालूम है ना डेफिनेशन, u माइनस ए करते हैं दैट इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। तो अगर u माइनस दिस लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ, दिस इज नथिंग बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट लिखा है, और उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है। समझिए बात को, राइट। इस तरह से कि u माइनस समथिंग इज नथिंग बट द कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट सेट, तो लिख दिया कॉम्प्लीमेंट, उसके ऊपर एक और कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, जब ये प्रॉपर्टी की तरफ पढ़ा ना, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए देन अगेन कॉम्प्लीमेंट, इट बिकम ए, सो इट बिकम ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्या ये आंसर आएगा? ऑफ कोर्स ये आंसर आएगा। हाउ इंटरेस्टिंग, कितना मजेदार है ये, राइट। तो आसानी से मैंने जान लिया कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन सी आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते। तो एक ये क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, हटा देते इसको। चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट इज हियर if set is null set, okay, and PA denotes the power set, जो कि हम जानते हैं।
P A denote the power set of A, then the value of cardinal number of P, how many they are? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, P, A divided by 8. See that kind of question. This is a question based on the concept of power set. अच्छे से पढ़ा हमने पावर सेट क्या होता है और उसकी कार्डिनल नंबर कैसे पता करते हैं, राइट? तो एक बार रिकॉल कीजिए और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कोई इश्यू आपको आएगा नहीं, आई होप आप कर सकते हो। बट सेट को देखिए, सेट नल सेट है, नल सेट है, ऑलरेडी वो पहले से ही खाली है, उसमें कोई एलिमेंट नहीं है और उसके पावर सेट की बात की जा रही है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, थोड़ा सा आप इधर उधर हो गए तो मिस्टेक हो जाएगी। आइए समझते कि इफ सेट इज नल सेट, जिसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं, इसका मतलब उसकी कार्डिनल नंबर क्या होगी बच्चों? 0 होगी। और कार्डिनल नंबर जब सेट ए की पता है 0 है या 1 है 2 है जो भी है, उसके अकॉर्डिंग पावर सेट की कार्डिनल नंबर आपको आ जाती है। क्यों? पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। सपोज सेट ए में हमने कहा कि सपोज कि अगर m एलिमेंट है तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 पावर है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पी जो होती है दैट इज व्हाट? n पावर, बोलो 2 पावर कितनी हो जाएगी बच्चों? बताओ मुझे देख के कि अगर उसमें m एलिमेंट है तो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट 2 पावर m होंगे, तो कार्डिनल नंबर ऑफ पी कितनी होगी? 2 पावर m होगी। क्यों? क्योंकि पावर सेट क्या होता है? दिस इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स। कितने सबसेट होंगे उसके अंदर? 2 पावर m, राइट? तो ए सेट के पावर सेट की कार्डिनल नंबर क्या होगी? यही 2 पावर m होगी, राइट? तो यहां पर अगर 0 है, अगर सेट एलिमेंट यहां पे 0 है तो यानी कि इसके सबसेट्स कितने होंगे? कितने होंगे सबसेट? नल सेट का सबसेट कितने बनते हैं? एक ही बनेगा, 5 बनेगा केवल, अंडरस्टैंड? तो इसकी पावर नंबर 2 पावर 0 यानी कि 1, एक ही सबसेट होगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ पी विल बी व्हाट? 1। तो ये सबसे बेसिक चीज है इसमें पहले जानने के लिए कि अगर सेट आपका नल सेट है तो उसकी कार्डिनल नंबर होगी 0, देन द कार्डिनल नंबर ऑफ पी विल बी 2 पावर 0 यानी कि 1। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया आपको? 2 पावर 0। तो यहां से शुरू करेंगे पहले अंदर से कि इस यहां पर आपकी कार्डिनल नंबर हो गई 2 पावर 0 यानी कि 1। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, तो फिर इस वाले पावर सेट के लिए कार्डिनल नंबर क्या बन जाएगी? 2 पावर 1 यानी कि यहां पे 2 हो जाएगी, राइट? इस वाले पावर सेट के लिए कार्डिनल नंबर 2 हो जाएगी, तो इस वाले के लिए कितनी हो जाएगी? 2 पावर 2 यानी कि 4 हो जाएगी। इसके लिए कितनी हो जाएगी? 2 पावर 4 यानी 16, और इसके लिए कितनी हो जाएगी? 2 पावर 16। समझ गए आप? अंडरस्टैंड? इसकी 16 तो इसकी आ गई आपकी 2 पावर 16। तो न्यूमरेटर का जो आपका नंबर होगा कार्डिनल नंबर वो होगा 2 पावर 16 डिवाइडेड बाई 8 का मतलब होता है 2 पावर 3, तो योर फाइनल आंसर विल बी 16 माइनस 3, इट विल बी 2 पावर 13। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आया? फिर एक बार रिपीट कर देता हूं, यहां से शुरू करिए। हमेशा ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इनर मोस्ट पार्ट से स्टार्ट करिएगा कि सबसे पहले अंदर वाला जो आपका पीए लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करेंगे, उसकी कार्डिनल नंबर से स्टार्ट करेंगे। तो पीए कितनी यहाँ पे 1 है, लिख दिया मैंने वहां पे। तो यहाँ पावर सेट जो भी बन रहा है उसकी कार्डिनल नंबर 1 है, पी के ऊपर लिख दो। अब अगले पावर सेट, जब इस सेट का पावर सेट बनाया जाएगा, ओके, जिसमें एक एलिमेंट है, तो सोचो उसके पावर सेट की कार्डिनल नंबर क्या बनेगी? 2 पावर 1 यानी कि 2, तो इसलिए इसकी नंबर होगी 2। अब जब इसमें 2 एलिमेंट है तो उसके पावर सेट की नंबर क्या बनेगी? 2 पावर 2 यानी कि 4। अंडरस्टैंड? यानी कि इसमें 4 एलिमेंट आएंगे, तो उसका जो पावर सेट बनेगा उसके कार्डिनल नंबर क्या बनेगी? 2 पावर 4 यानी कि 16। तो जो लास्ट वाला बन रहा है पावर सेट उसकी नंबर क्या बनेगी? 2 पावर 16। तो फाइनली आपका जो नंबर होगा वो 2 पावर 16 होगा। अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां भी लिखा रहता। तो इस तरह मैंने जाना कि न्यूमरेटर में जो नंबर आने वाली है वो 2 पावर 16 आएगी, और नीचे लिखा 8 जो कि 2 पावर 3 होता है। सो बाय द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट यू गेट द वैल्यू 2 पावर 13। ठीक है, तो इस तरह इसका आंसर आ गया। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा, तो नोट कर लीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
नेक्स्ट वन, if A equal to, if set A equal to in the form of ordered pair such that y equal to 3 power x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, x by यहाँ पे रियल नंबर्स, एंड सेट b equal to, it is also in the form of ordered pair such that y equal to x, xy belongs to R, that is, then which of the following is true? Your option is here, B is a subset of A, option B is here, A is a subset of B, option C is here, A union B equal to A, and option D is here, A intersection B equal to 5. So these are the 4 options to check. Read the question very carefully again, very interesting और बहुत अच्छा क्वेश्चन है. सेट ए हमको दिया जा रहा है इस प्रॉपर्टी से, यानी कि जो y है दैट इज इक्वल टू 3 पावर x. तो व्हाट आर द x एंड y सच दैट y इक्वल टू 3 पावर x. समझ रहे हो इसको, x y बिलोंग्स टू. आइए पहले इस पे बात करते हैं. तो ये कौन सा फंक्शन है बच्चों? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है. जानते हैं हम इसका ग्राफ, जानते हैं क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ. अगर 3 पावर x के ग्राफ की बात करें तो वो इस तरह होता है, 0 पर इसकी वैल्यू 1 होती है, अंडरस्टैंड. तो ये कुछ 3 पावर x का ग्राफ इस तरह बनता है, जानते हैं, राइट. तो इस फंक्शन के लिए y इक्वल टू 3 पावर x है, तो क्या x और y होंगे यहाँ पे, बताओ बच्चों. व्हाट आर द x एंड y सो दैट y इक्वल टू 3 पावर x एंड x y बोथ आर द रियल नंबर्स. डोमेन, क्या डोमेन होता है इसका, सबको पता है, x बिलोंग्स टू R. ग्राफ बता रहा है कि इसका डोमेन R, तो x यहाँ पे ऑल रियल नंबर्स है. बट y जो है यहाँ पे सबको पता है y बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी. y यहाँ पे पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव नहीं होता है. तो y की वैल्यूज यहाँ पे पॉजिटिव रहने वाली और x यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगी. तो ऑर्डर्ड पेयर सोच कर देखिए क्या होंगे. ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे सोच के देखिए क्या होंगे. x विल बी एनी रियल नंबर, इट विल बी नेगेटिव, पॉजिटिव, रेशनल, इरेशनल, जीरो एज वेल. और y जो होगा वो पॉजिटिव होगा. दोनों चीजें मैंने यहाँ पे बता दी आपको, ठीक है. तो ये ऐसे ऑर्डर पेयर बनेंगे, लिखना कहीं नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, लिखना कहीं नहीं है, ऑर्डर पेयर लिखने कहीं नहीं, समझने हैं केवल. तो इसमें जो ऑर्डर पेयर बनने वाले हैं वो किस तरह होंगे आपको पता चल गया, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ आपके सामने रखा हुआ है, इससे देख सकते हो. तो x यहाँ पे आप कोई भी रियल नंबर ले सकते हो, राइट. y यहाँ पे जो आएगा वो आपका r प्लस आएगा, 0 टू इन्फिनिटी इसकी रेंज आती है, दिख रहा आपको ग्राफ से. तो उस हिसाब से ऑर्डर पेयर ये बनने वाले हैं. क्लियर हो गया. क्या इसमें कहीं पर भी आपने ऐसा देखा कि इस फंक्शन में x और y इक्वल आते हो, यानी कि x की जो वैल्यू आप डालते हो, जो इनपुट करते हो वही आउटपुट आता? नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं. ऐसा कोई भी पॉइंट ऐसा x नहीं है जिसपे y की वैल्यू इक्वल है, राइट. ऐसा क्यों कहा? अगला फंक्शन देखिए, अगला सेट देखिए, उसमें यही रिलेशन लिखा हुआ है, राइट. अब आते हैं b के लिए. b में भी x y सच दैट y इक्वल टू x, और इसे भी हम जानते हैं कि आपका आइडेंटिटी फंक्शन होता है. इसके ग्राफ की हम बात कर रहे हैं कि इसका ग्राफ किस तरह होता है, सब जानते हैं इसका ग्राफ ऐसे होगा. सॉरी, ये ओरिजिन से पास हो रहा. तो ये ग्राफ y इक्वल टू x का, और इसमें मैंडेटरी है कि जो x होता है वही y होता है, अंडरस्टैंड. तो इसके ऑर्डर पेयर तो कोई भी समझ सकता है देख के ही, वेयर x y ऑल रियल नंबर, कि व्हाट एवर द x, जैसे आपने x मान लो 1 लिया तो y भी 1 आएगा, आपने -1 लिया तो y -1 आएगा, आपने 0 लिया तो 0 आएगा, 3 लिया तो 3 आएगा. यानी कि इसमें तो साफ दिख रहा है, इसमें तो एकदम क्लियर है कि x y दोनों इक्वल ही रहते हैं. इसका ग्राफ ये रखा हुआ सामने, y इक्वल टू x है, तो ऑलवेज x एंड y बोथ आर इक्वल, इनपुट आउटपुट ऑल आर इक्वल, राइट. ये इस तरह के ऑर्डर पेयर, इस तरह के एलिमेंट इस सेट में आने वाले हैं, इनफाइनाइट.
और इसके मैंने बता दिए कैसे एलिमेंट आएंगे। एक्स कोई भी रियल नंबर होगा, वाई एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, राइट, जैसे 0 पे 1 दे रहा है, ऐसे ही अगले पॉइंट निकाल सकते हैं। क्या लगता है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा? ध्यान से सोचो, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा, बताओ मुझे। क्या इस सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट दिखेगा? क्योंकि इसके अंदर सारे एलिमेंट कैसे दिख रहे हैं, जिसमें एक्स वाई इक्वल हैं। और मैंने अभी यहाँ थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन पूछा था, क्या इसमें एक्स वाई इक्वल आते हैं? नो, नॉट एट ऑल, कभी नहीं आते। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा, यानी कि जो कॉमन एलिमेंट होंगे, नहीं होंगे। दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे। देयर इज नो कॉमन एलिमेंट। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम द ग्राफ एज वेल एंड द ऑर्डर पेयर फॉर्म। तो साफ साफ दिख रहा है बच्चों, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी जो होगा वो 5 होगा। तो यू कैन से दैट योर ऑप्शन इज डी। है ना आसान? ओके, एक बार एनालाइज करना पड़ता है, उस लेवल पे जाना पड़ता है। आसानी से होने वाले क्वेश्चंस नहीं है बच्चों। तो उस लेवल पे जाके हमें अप्रोच डेवलप करनी पड़ती है कि कैसे सोचेंगे, कैसे समझेंगे यहाँ पे कि क्या आंसर देने वाला है। बट क्वेश्चन बहुत लॉजिकल होते हैं और इजी भी होते हैं। तो इसमें कहीं कुछ ऐसा नहीं है जिसमें कोई डिफिकल्टी हो, बट आसानी से मिल गया। बट उस लेवल पे अप्रोच करना जरूरी है, राइट। और ये आती है थ्रू द प्रैक्टिस। ये एक दिन में नहीं होता है, राइट, एक रात में नहीं होता है, अंडरस्टैंड। उसके लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इसीलिए मैं हर बार अपने लेक्चर में आप लोगों को बोलता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कीजिए। वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करेंगे तभी आपकी लर्निंग होती है। तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, if A and B, if A and B are two sets such that n equal to 15 and n b equal to 25, then the number of elements, then the number of elements in the range of cardinal number of A symmetric difference B, A delta B, is, there are 4 options given to you. It is 31, option B is here, it is 16, option C is here, 26, and option D is here, what, 40. Read again the question, कि what the informations are provided. हमने कहा कि 2 सेट हैं यहाँ पे A और B, और इन दोनों की कार्डिनल नंबर यहाँ पे गिवन है। सेट A में 15 एलिमेंट है, सेट B में 25 एलिमेंट है। तो आपको क्या बताना है? देन यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in the range of the set A symmetric difference B, A delta B. It is a question of symmetric difference, so it is totally based on the concept of symmetric difference. Is it clear? कि जो इन दोनों सेट का जो सिमेट्रिक डिफरेंस होगा, राइट, उसकी जो कार्डिनल नंबर की रेंज है, कार्डिनल नंबर की रेंज, और रेंज की बात क्यों आ रही है हम समझेंगे इसमें, उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, कितने एलिमेंट्स होंगे इन द रेंज ऑफ द कार्डिनल नंबर ऑफ A डेल्टा B. दिस इज द क्वेश्चन. सो स्टार्ट फ्रॉम A डेल्टा B. तो समझिए इसको कैसे होगा. कार्डिनल नंबर ऑफ A डेल्टा B क्या होती है बच्चों, क्या बताया मैंने आपको, रिकॉल कीजिए कॉन्सेप्ट, सर आपको बता चुके हैं. कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B इज व्हाट, कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B. अंडरस्टैंड, ये होता है, राइट. और अगर मैं कार्डिनल नंबर ऑफ A यूनियन B को एक्सप्लोर करूं तो वो क्या होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B, और ये यहाँ पहले से भी एक लिखा हुआ तो -2 कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B बनेगा. एक्चुअली ये बनेगा हमारा
ए डेल्टा बी, ये होता है डेल्टा बी। कार्डिनल नंबर ऑफ ए फिक्स है, कार्डिनल नंबर ऑफ बी वो भी फिक्स है, आप लिख भी सकते हो 15 + 20, ये दो वैल्यूज तो फिक्स हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो डिपेंड करेगा यहाँ पे कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, सो बी वेरी प्रैक्टिकल हियर टू थिंक अबाउट दैट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है यानी कि जो कार्डिनल नंबर ए की जो रेंज बनेगी वो डिपेंड करेगी इस पैरामीटर पे, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि ये तो फिक्स है, इनकी नंबर तो फिक्स है, आप ऐड कर लेंगे 25 + 15 40। डिपेंड करेगा कि आप इसमें से कितना माइनस करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही तो फाइनल आंसर आएगा। और वो क्या माइनस कर रहे हैं आप? ए इंटरसेक्शन बी मींस कितने एलिमेंट दोनों में कॉमन है, इस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है। तो चेक ऑल द पॉसिबिलिटीज, बी एनालिटिकल हियर, तभी आप इसको समझ पाएंगे कि दोनों सेट में कितने एलिमेंट कॉमन है। क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन तो है नहीं, केवल ये बताया कि सेट ए में 15 एलिमेंट और सेट बी में 25 एलिमेंट है। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है बच्चों, क्या क्या हो सकती है? सोचो। हो सकता है कि दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, ओके फाइन। Am I right or not? क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल है कि हो सकता है दोनों सेट डिसजॉइंट सेट हो, इनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो। इन दैट केस ए इंटरसेक्शन बी इज 5। एक केस ये बनेगा कि एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कि इसकी नंबर यहाँ पे 0 होगी, तो -0 करेंगे तो आपका आंसर 40 आएगा। तो एक वैल्यू कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ए डेल्टा बी की आ रही 40, तो एक वैल्यू तो 40 होगी, ए डेल्टा बी की होगी। अब आप सोचिए, बी प्रैक्टिकल हियर और आगे बढ़ते जाइए कि अभी आपने कहा कि कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं, यानी कि 0 एलिमेंट कॉमन है, तो वैल्यू 40 आ रही। इसी तरह से मैक्सिमम पे चले जाइए आप, मैक्सिमम 15 एलिमेंट कॉमन हो सकते हैं व्हेन ए इज द सबसेट ऑफ बी, मे बी और नॉट। तो लास्ट केस हम ये भी देख सकते हैं कि इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी इट मींस द कॉमन एलिमेंट विल बी 15, करेक्ट। ये लास्ट है कि 15 के 15 एलिमेंट सेट ए के कॉमन हो सकते हैं, राइट। अगर वो वैल्यू यहां पे डाल दूं मैं 15 + 25 माइनस इसमें 15 एलिमेंट कॉमन है, लास्ट वन तो 2 × 15 यानी कि 30, तो इट विल बी 10। लीस्ट वैल्यू इसकी 10 आएगी। कब? जब मैक्सिमम कॉमन एलिमेंट 15 है, तब ए डेल्टा बी की लीस्ट वैल्यू 10, तो मैक्सिमम वैल्यू 40 और लीस्ट वैल्यू 10। तो यानी कि एक बात हमें समझ में आती है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए डेल्टा बी की जो रेंज बनेगी बच्चों वो 10 to 40 होगी, हाँ या ना? बताओ मुझे, ये बात क्लियर हुई कि इसकी रेंज ये बनेगी, यानी कि इसकी लीस्ट वैल्यू 10 आएगी। कब? जब 15 के 15 एलिमेंट कॉमन होंगे, सेट ए बी का सबसेट होगा, प्रॉपर सबसेट होगा, राइट। और जब दोनों डिसजॉइंट सेट होंगे यानी कि 0 एलिमेंट कॉमन होंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू यू विल गेन 40। तो दिस इज द रेंज। ये तो रेंज हो गई। अगर आपसे रेंज पूछी जाती तो ये रेंज होती। अब क्वेश्चन कुछ और है, रेंज नहीं पूछी गई, ये पूछा गया इस रेंज में कितने एलिमेंट आते हैं। तो प्रैक्टिकली सोचो, एक केस तो ये हो गया जब आपने कॉमन एलिमेंट 0 लिए। इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करते जाए, इसको हटाइए तो देखिए जब 0 एलिमेंट कॉमन थे तो एक नंबर ये आई होगी। इसी तरह 15 + 25। अगला हो सकता है एक एलिमेंट कॉमन हो, ओनली वन, तो अगर एक एलिमेंट कॉमन होगा तो एक और नंबर आएगी, है ना। 15 + 25 अगर 2 एलिमेंट कॉमन हो तो एक और नंबर आएगी। दैट वाज द केस हियर टू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से जब आप ये सारे केस करते जाएंगे तो इस तरह आपको कितनी नंबर्स मिलेंगी आप सोच सकते हैं, कितनी नंबर्स मिलेंगी काउंट कर सकते हैं। 0 से स्टार्ट करके आप 15 तक जा रहे हैं कि पहले 0 फिर 1 फिर 3 ऐसे करके डॉट -15 तक आप आएंगे, क्योंकि मैक्सिमम 15 एलिमेंट ही कॉमन हो सकते हैं 0 से। तो 0 से 15 तक बच्चों कितने केस बन जाते हैं, कितनी नंबर्स बन जाती है? 16। तो दीज आर द 16 वैल्यूज। 16 वैल्यूज इसके अंदर होंगी। ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में 16 वैल्यूज होंगी। सो नो डाउट योर आंसर विल गो फॉर 16। बी आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पे करेक्ट। आई होप इट इज क्लियर। आएगा समझ में? कैसे आया? क्लियर हुआ? तो दैट इज अ प्रैक्टिकल केस। एनालिटिकल केस, जितना आप एनालिटिकल बनेंगे उतना जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए एक और क्वेश्चन लेते हैं।
लेट इस सेट X इज हियर 1 2 3 4 5 डॉट डॉट अप टू 10, यानी कि 10 एलिमेंट्स है इसके अंदर, राइट। एंड अनदर सेट इज हियर P having 1 2 3 4 and 5 elements. Okay, then the number of subset Q of X such that P delta Q इक्वल टू 3 इज, आपके पास ऑप्शन है 2 3 1 5, इस तरह ऑप्शंस आपको दिए जा रहे हैं, राइट। सो अगेन द रीड दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली कि इसमें क्या लिखा हुआ, कैसे करना है। आइए मैं एक बार क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूं पहले कि क्या इसके अंदर इंफॉर्मेशन है। एक सेट X दिया गया है हैविंग 10 एलिमेंट्स, ओके। दूसरा सेट P दिया गया है हैविंग 5 एलिमेंट 1 2 3 4 5। देन यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट Q ऑफ X, यानी कि जो Q है वो X के सबसेट्स हैं, और सबसेट्स यहाँ पे साफ दिख रहे हैं आपको, 10 एलिमेंट है। यू कैन अंडरस्टैंड 2 पावर 10 सबसेट्स होंगे। तो जो Q है वो क्या है, Q आर द सबसेट्स ऑफ X, ये लिखा हुआ है सबसेट Q ऑफ X। समझ गए बच्चों, यहां तक ये बात समझ आ गई कि Q जो सेट है वो एक्चुअली सबसेट है X का, और X के कितने सबसेट है यहाँ पे 2 पावर 10, और 2 पावर 10 का मतलब होता है 1024, यानी कि 1024। सेट X के 1024 सबसेट्स हैं, दे ऑल आर Q, वो सारे Q हैं, राइट। तो आपको बताने कि वो कितने ऐसे सबसेट होंगे Q, यानी कितने वो Q सेट हैं, सो दैट कि कंडीशन गिवन है कि P डेल्टा Q में केवल एक ही एलिमेंट आ रहा है 3। इसके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ सबसेट Q बताने, टोटल सबसेट Q नहीं बताने ना, वो पूछेगा, वो पूछता भी नहीं कोई, क्यों पूछेगा, आपको पता है कि टोटल 1024 Q है। बट उसको वो Q बताने, वो Q कितने होंगे, यानी वो सबसेट्स कितने होंगे जिनका अगर P के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस किया जाए तो केवल एक ही एलिमेंट का सेट, यानी सिंगलटन सेट बनता है 3। इसमें केवल एक ही एलिमेंट है 3 ओनली। देन यू हैव टू टेल द नंबर ऑफ सबसेट Q। आई होप क्वेश्चन क्लियर हो गया। आइए चेक करो, तो समझो बस, P डेल्टा Q इक्वल टू 3 ऐसा लिखा हुआ है, राइट। यानी कि अगेन इट इज द कंसेप्ट ऑफ सिमेट्रिक डिफरेंस। सो अगेन बी वेरी प्रैक्टिकल, फिर सोचिए, बहुत गहराई से सोचिए कि यहाँ पे क्या बात कही जा रही है, और एक एक चीजों को जो है निकालिए अपने अंदर से कंसेप्चुअली, और तब उनको अप्लाई करिए, देखिए आंसर कैसे आएगा कि ऐसे कितने सबसेट Q हैं जिनका P के साथ सिमेट्रिक डिफरेंस लेने पे 3 आता है। तो पहले आइए शुरू करते हैं कि P डेल्टा Q, फिर से वही कि होता क्या है, मालूम हमको क्या होता है, दिस इज P यूनियन Q माइनस P इंटरसेक्शन Q, यही होता है, मालूम है सभी को, यस। इसकी डेफिनेशन, इसका कंसेप्ट हमें मालूम है कि P डेल्टा Q जो होता है वो P यूनियन Q माइनस P इंटरसेक्शन Q। P क्या है, ये रहा, Q क्या है हमें मालूम नहीं है, बट Q क्या है, सबसेट है, 10 एलिमेंट है, हमें पता है सबसेट कैसे लेके जाते हैं, 5 से स्टार्ट करके, फिर एक एक एलिमेंट, फिर 2 एलिमेंट, 3 4 ऐसे करके, ठीक है। और ये वैल्यू अपने को दी जा रही है, यानी कि वो सेट हमको दिया जा रहा है कि वो सेट में केवल एक ही एलिमेंट है 3, और P हमें पता है 1 2 3 4 5 है, बट Q हमें पता नहीं है। तो एक बात समझ में आती है, ध्यान से सोचिए, यहाँ पे क्या है Q हमें नहीं पता, हम नहीं जानते Q क्या है। एक बार यूनियन पे आइए, P यूनियन की करने की कोशिश करिए। चलिए P यूनियन अगर मैं Q करता हूं, जो कि Q अभी हमको नहीं पता है, हमें नहीं मालूम है Q क्या है, आई डोंट नो, ठीक है, क्या है मैं नहीं पता। बट अगर P का और Q का जब आप यूनियन लेंगे तो एक बात तो तय है कि उसके अंदर P के तो सारे एलिमेंट आएंगे ही आएंगे, क्योंकि वी नो द डेफिनेशन ऑफ यूनियन। यूनियन में दोनों सेट के सारे एलिमेंट होते हैं, रिपीटेड एलिमेंट एक बार लिखे जाते हैं। तो अगर मैं P यूनियन Q लिखता हूं तो 1 2 3
4 5 ये एलिमेंट P के तो रहने ही है, बाकी हो सकता है कि कुछ Q के एलिमेंट कुछ और भी डिफरेंट आए, आई डोंट नो, मुझे अभी पता नहीं है, ये ध्यान देना, मुझे अभी नहीं मालूम है, बट ये मुझे मालूम है कि 5 एलिमेंट तो रहने वाले हैं। हाँ या ना बोलो बच्चों? यस, ऑफ कोर्स रहेंगे, क्योंकि यूनियन करेंगे तो P के एलिमेंट आएंगे। माइनस, सोचो, राइट। अब आते हैं P इंटरसेक्शन Q के बारे में सोचते हैं। P इंटरसेक्शन Q कि ये क्या हो सकता है। सोचो कि जब इसमें से ऐसा क्या सेट आप माइनस करेंगे, तो यूज द कंसेप्ट ऑफ A माइनस B, डिफरेंस ऑफ टू सेट के कंसेप्ट को याद कीजिए कि इस सेट में से ऐसा कौन सा सेट आप माइनस कर रहे हैं, डिफरेंस कर रहे हैं कि आपका आंसर 3 अगर आ रहा है तो इट मींस व्हाट, इट मींस 3 को छोड़कर बाकी एलिमेंट आप हटा रहे हैं, और वो तब हटा पा रहे होंगे जब ये 1 2 4 5 इसमें भी होंगे, एज पर द डेफिनेशन ऑफ A माइनस बी। एम आई क्लियर? तो यानी कि P इंटरसेक्शन Q क्या है, कंप्लीट सेट मुझे नहीं पता, बट ये जरूर मुझे पता है कि उसके अंदर 1 2 और 4 5 एलिमेंट होंगे, और हो सकता है कुछ और भी हो Q के, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं Q मुझे अभी पता नहीं है और वही मुझे पता कर रहा है, बट जो चीजें लॉजिकली समझ आ रही पहले मैं उनको लिख रहा हूं। आई होप ये बात समझ आई होगी कि P यूनियन की, मैंने P यूनियन Q अगर मैं लिखता हूं तो उसमें P के तो सारे एलिमेंट हमें दिखेंगे ही दिखेंगे, बट हो सकता है Q के क्या एलिमेंट है मुझे अभी पता नहीं है। अब सोचा कि उनका इंटरसेक्शन क्या लिख सकते हैं सो दैट कि उनका डिफरेंस 3 आए, तो एक बात तो तय है कि 3 अगर रहेगा तो इसका बाकी एलिमेंट यहां से हट जाएंगे, तो वो एलिमेंट यहां पर भी होने चाहिए। आ गया समझ में? ठीक है, तो ये आपका P इंटरसेक्शन Q आ जाएगा, इससे आपको 3 मिलना, राइट, अगर 3 को रखना है तो ऐसे। अब सोचो, इतना अगर मुझे मालूम हो गया कि P इंटरसेक्शन Q में ये एलिमेंट रहने वाले हैं, नाउ थिंक अबाउट द Q। अब Q के बारे में सोचिए। नाउ व्हाट मे बी द Q, क्योंकि ये P इंटरसेक्शन Q लिखा हुआ है, और अगर ये P इंटरसेक्शन Q लिखा है और P के एलिमेंट आपको पता है 1 2 3 4 5 हैं, और इंटरसेक्शन में 1 2 4 5 एलिमेंट आ रहे हैं, तो एक बात तो समझ में आ रही है कि Q में जो एलिमेंट होंगे वो 1 2 4 5 तो मैंडेटरी होंगे ही होंगे, बोलो हाँ या ना, तभी तो इंटरसेक्शन में एलिमेंट आए। तो देखिए, एक के बाद एक चीजें निकल कर आ रही हैं, अगर आप एनालिटिकली सोचते हैं तो आपको चीजें इस तरह से मिलती हैं। तो एक बात समझ आ गई कि Q सेट क्या होगा पूरा, ये अभी भी मुझे पता नहीं, बट ये पता जरूर चल गया कि उसके अंदर 1 2 4 5 एलिमेंट तो जरूर होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन करने पे तभी एलिमेंट आएंगे, और जब तक ये एलिमेंट नहीं होंगे तब तक इसमें से डिलीट नहीं होंगे और 3 नहीं आएगा। तो इसका मतलब इंटरसेक्शन पार्ट में 1 2 4 5 तो होने चाहिए थे, और जब इसके अंदर वो होंगे तो Q के अंदर भी वो एलिमेंट होंगे, तो Q सेट कुछ ऐसा होगा जिसमें ये 4 एलिमेंट तो मैंडेटरी रहेंगे, राइट। अब Q की पॉसिबिलिटीज पे आएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए, पहला केस लेट कि अगर Q में मैं इतने ही एलिमेंट मानूं 1 2 4 5, ओनली 1 2 4 5, बाकी एलिमेंट हम नहीं मान रहे कि और नहीं है बस, और ये क्या ये सबसेट है X का? ऑफ कोर्स है, बिल्कुल दिख रहा है, X आपका क्या है, ये रहा, उसका सबसेट ही है ये, नो डाउट। अगर केवल Q इतना ही होता है तब ये इस डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा, ऑफ कोर्स कर रहा, देख लो करके। अगर Q सेट इतना ही है तो P इंटरसेक्शन Q क्या बनेगा? 1 2 4 5 ही बनेगा, राइट, 1 2 4 5 इतना ही बनेगा, और इसको माइनस करने पे आपका 3 आ रहा, बिल्कुल आ रहा। तो ये केस तो कंफर्म हो गया कि ये Q तो आपका एक रहेगा ही रहेगा, ये एक सेट तो Q होना ही है, एक ये सबसेट तो होना ही है, तो एक नंबर तो Q की मिल गई मेरे, एक सबसेट तो आ गया Q। अब विचार करो कि इसके अलावा क्या और भी Q हो सकते हैं, क्या और भी सबसेट्स हो सकते हैं जिसमें यहां से कुछ एलिमेंट कम या ज्यादा हो और तब भी इसका आंसर आ जाए 3। चेक कर लेते हैं एक्सपेरिमेंटली, और आपको मजा आ जाएगा कि मान लो लेट क्या करना चाहेंगे, कम करके एक एलिमेंट हटा दे, एक एलिमेंट हटा दे, चलिए हटा दिया। मान लो Q आपका 2 4 5 है। अब जरा चेक करो, तो इससे आपका P इंटरसेक्शन Q क्या बनेगा? तो P इंटरसेक्शन Q क्या बनेगा? आप अगर Q ये लेता हूं, मैंने एक एलिमेंट कम कर दिया, तो P इंटरसेक्शन Q क्या बनेगा? 2 4 5, ओनली 2 4 5, ओके। और 2 4 5 यहां लिखेंगे, ये आपका P यूनियन Q है,
रुक, P यूनियन Q आपका ये बनेगा पूरा 1, ये P है और ये Q है, यूनियन क्या बनेगा 1 2 3 4 5 बनेगा, और उसमें से जब ये माइनस करोगे देन P डेल्टा Q इक्वल टू 1 2 3 4 5 माइनस 2 4 5, तो बच्चों 3 नहीं आएगा, देखो ध्यान से, क्योंकि केवल 2 4 5 एलिमेंट ही इसमें से डिलीट होंगे। ओके, तो आपका 1 और 3 दो एलिमेंट बचेंगे, सो इट इज नॉट सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी, यानी कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। आई होप इट इज क्लियर, एक केस समझ आ गया। अब आपको कि मैं कुछ एलिमेंट बढ़ा लूं, चलिए बढ़ा लेते हैं, हटाइए इस केस को। मान लो मैंने 1 2 4 5 6 एक एलिमेंट ज्यादा ले लिया, कि मान लो ये क्यू है, क्या ये सेटिस्फाई करेगा, चेक करो। P यूनियन Q करो, तो यहां से P यूनियन Q क्या बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा, समझ गए, ये होगा P यूनियन Q होगा। अब इसी तरह से इंटरसेक्शन कर लीजिए, राइट, ये हमारा है 1 2 यूनियन कर लिया हमने, अब इंटरसेक्शन करो और करके देखो, तब भी आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। आई होप इट इज क्लियर, तब भी आपका आंसर 3 नहीं आएगा। अगर हम Q को ये मान लेते हैं 1 2 4 5 6, तब हमने P यूनियन Q किया तो 1 2 3 4 5 6, अब इंटरसेक्शन करेंगे तो आपका आएगा 1 2 4 एंड 5, राइट, ये आएगा। देन P इंटरसेक्शन Q करिए, क्या आएगा बच्चों P इंटरसेक्शन Q 1 2 4 5 6, ये Q और ये, तो आपका आएगा 1 2 4 5, ये आएगा। आप जरा माइनस करके देखिए, नाउ P डेल्टा Q इक्वल टू P यूनियन Q 1 2 3 4 5 6 माइनस 1 2 4 5, ये माइनस करिए, तो 1 2 4 5 कैंसिल हो गए, 3 और 6 बचेंगे बच्चों, 3 और 6 आएंगे, विच इज नॉट इक्वल टू सेट 3, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। हैव यू गॉट द कंक्लूजन, पता चला आपको कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन ये होगा, तो इन दैट वे वी कैन राइट दैट द ओनली क्यू विल बी व्हाट, दिस इज 1 2 4 एंड 5, एक ही क्यू होगा, दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी। जो मैंने फर्स्ट केस लिया था, केवल एक ही सबसेट क्यू ऐसा होगा जिस प्रॉपर्टी को, इस गिवन रिजल्ट को सेटिस्फाई कर पाएगा। इन दैट मैनर यू कैन से द नंबर ऑफ दोज क्यू इज ओनली 1, सो योर ऑप्शन विल बी सी। इस तरह से सोचना होता है। आई होप इट इज क्लियर, आया समझ में, है ना मजेदार। So in that manner you have to be very logical, very analytical all the time, then only you can tackle the questions which are based on the JEE thought process. Understand? तभी आप बच्चों कर पाएंगे। तो आई होप ये समझ में आया आपको, क्वेश्चंस क्लियर हुआ। तो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखा कितना डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, कितना प्रैक्टिकल होना पड़ता है, कितना एनालिटिकल होना पड़ता है। सो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस बच्चों समझ आए होंगे। तो आज की ये जो प्रॉब्लम्स थी दे वर बेस्ड ऑन द जेई थॉट प्रोसेस, जेई फ्लेवर, और आपने समझ लिया होगा कि कैसे इनको करते हैं, कैसे सोचते हैं, इनको सॉल्व करने की जो अप्रोच है जिसे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच कहते हैं, वो कैसे रखनी पड़ती है। बट अभी हम एक्सप्लेन करते हैं, सो वी आर टेकिंग सो मच टाइम, बट एग्जामिनेशन में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। in very short, in a very less time you have to tackle all these questions। बहुत जल्दी ये क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। तो उसके लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच डेवलप होती है वो किन्हीं 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करने से नहीं आती बच्चों। उसके लिए आपको नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ते हैं, राइट। सो अगेन एंड अगेन मैं आपसे ये बोलता हूँ हर लेक्चर में कि बेटा केवल इतना सुन के, पढ़ के, नोट करके और कुछ क्वेश्चंस करके आप सोचें कि आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन हो जाएंगे, निकल जाएंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल, राइट। सो रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है।
रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत है आपको, तभी जाके आपकी अप्रोच डेवलप होगी, तभी आप अपने माइंड को उतना एनालिटिकल बना पाएंगे, उतना लॉजिकल बना पाएंगे जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे।